हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और वो है हमारा डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन इथोस। अब यहाँ पे हमें कुछ मैनेजमेंट चीज़ें हमने काफ़ी सारी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, कुछ अलग कंसेप्ट आज पढ़ना है। अब यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन एथोस, मतलब ओरिजिन कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो देखना है, किस चीज़ का, एथोस। अब ये एथोस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो एथोस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में मोस्टली ये यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है एथोस, इंडियन एथोस, ठीक है। अब ये व्हाट इज़ एथोस? एथोस का मतलब होता है, हम डिफाइन करेंगे उसे एज अ कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हम किसी पर्सन की या इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन क्या सोचता है, उसकी क्या क्या बिलीफ है, उसके बेस पे उसका कैरेक्टर डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंडियन एथोस पढ़ेंगे, मतलब इंडिया में क्या क्या बिलीफ चल रही है, ठीक है, क्या क्या लोग सोचते हैं, ठीक है, वो क्या जो बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी कंट्री चल रही है, लोग क्या सोचते हैं, क्या फॉलो करके वो काम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें मिलावट नहीं करनी है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना है, रिजनेबल प्राइस पे देना है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या होती है, कुछ एथोस है, मतलब कुछ राइट या रॉन्ग सोचा गया है एंड उसके बाद एक्शन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे एथोस का मीनिंग क्या दिया गया है और वो कैसे कैसे डेवलप हुए हमारे इंडिया में, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। अब एक बात अगर हम देख ले तो हर एक जितने भी कंट्री है, या हम कहें कि कंट्री में जितने भी ग्रुप है, ठीक है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबकी बिलीफ अलग अलग होती है। तो वैसे ही हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया का पढ़ना है कि हमारे इंडियन एथोस क्या होते हैं। नाउ एथोस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एथोस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कैरेक्टर। It describes the guiding beliefs or ideals that characterize a community or a nation. देखिए क्या है यहाँ पे, बिलीफ है कुछ कम्युनिटी की या ग्रुप की, ठीक है। कोई हम ग्रुप मानते हैं, मान लो कोई एरिया में कोई ग्रुप है, या तो फिर हमारी कंट्री एज अ होल हम कंसिडर करते हैं, तो क्या बिलीफ सिस्टम चल रही है उसे हम एथोस कहेंगे। नाउ Oxford Dictionary defines ethos as the characteristic, spirit and beliefs of community or people which distinguishes one culture from other. देखिए जितने भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, या फिर हम कहें वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ है, ठीक है, सबके एथोस अलग अलग होते हैं, सबकी बिलीफ सिस्टम अलग अलग होती है। कुछ चीज़ें हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो चेंज हो जाती है, बिलीफ सिस्टम अलग हो जाती है, थॉट प्रोसेस लोगों की अलग हो जाती है, ठीक है। तो एथोस को क्या कहा गया है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, स्पिरिट एंड बिलीफ जो एक ग्रुप एंड दूसरे ग्रुप को अलग दिखाता है कि चलो इससे ये कुछ अलग है। क्यों अलग है? दोनों की बिलीफ सिस्टम अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, इसके लिए। तो ये हुआ हमारा सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड इज वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस एथोस द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ कल्चर, ईरा और कम्युनिटी। इन्होंने भी सेम ही बात बताई। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ कल्चर, ईरा और कम्युनिटी या ग्रुप एज अ होल हम देखें तो वो लोग क्या बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसे हम कहेंगे एथोस। नाउ सिंस एंशियंट टाइम्स philosophers have attempted to study human behavior and to evolve a system of judging the right or wrong conduct of human beings. देखिए जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत पहले से स्टडी करना चालू किया ह्यूमन बिहेवियर को,
बहुत एकदम एंशियंट टाइम की हम बात करें तो सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम लोग जैसे रहते थे और आज के ज़माने में जो डेवलपमेंट आ गया है ह्यूमन बीइंग्स का, तो क्या हुआ, पहले उनकी कुछ बिलीफ्स रही होगी, उस समय में लोगों की कुछ बिलीफ रही होगी, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट आता गया, लोग अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होते गए, रहने चले गए, ठीक है। एंड क्या हुआ, लोगों की जो बिलीफ थी, राइट और रॉन्ग की जो सोच थी, वो बदलने लगी एंड उसके बेस पे एथोस डेवलप होते गए। नाउ in the earlier period of history, cavemen lived in a group and the group had decided principles of right और रॉन्ग बिहेवियर। देखिए पहले कैसा था, केवमैन, बहुत पहले के ज़माने में लोग जब जब घर नहीं थे, जब गुफा में रहते थे, वैसे टाइप के उस ज़माने में जो लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग ग्रुप में रहते थे, तो ग्रुप का जो हेड था वो क्या करता था, डिसाइड करता था व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है, क्या चीज़ें गलत है क्या नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। वो उस ग्रुप का हेड डिसाइड करता था, तो उसके बेस पे एथोस डिसाइड होते थे। एज द सिविलाइजेशन इम्प्रूव्ड, पीपल मूव्ड। देखिए जैसे जैसे सिविलाइजेशन आता गया, सोसाइटीज़ डेवलप होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ, लोग मूव होने लगे अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पे जाके वो रहने लगे। टू डिफरेंट एरियाज, मूव टू डिफरेंट एरियाज एंड ईच ग्रुप डिसाइडेड देयर ओन व्यूज़ ऑन राइट और रॉन्ग बिहेवियर। देखिए जैसे जैसे लोग मूव होने लगे अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ पे जाके वो लोग खुद के ही पर्सपेक्टिव से सोचने लगे कि चलो क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है, वो खुद ही डिसाइड करने लगे ये सारे ही स्टैंडर्ड्स राइट एंड रॉन्ग के। nobody क्वेश्चन वेदर राइट और रॉन्ग इज़ रियली राइट और रॉन्ग। अब जो इंसान के खुद से डिसाइड करने लगा कि भाई क्या राइट एंड रॉन्ग होता है, तो उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, ठीक है। वो अपने ही हिसाब से बिलीफ सिस्टम डेवलप करते गए एंड खुद के ही हिसाब से फिर एक्शन लेते गए उसके अकॉर्डिंगली। वेरियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच आर कॉल्ड एज एथोस। बहुत सारे कस्टम्स डेवलप हुए, ट्रेडिशंस आए एंड हैबिट्स डेवलप हुई लोगों की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच आर कॉल्ड एथोस। धीरे धीरे ये जो बिलीफ सिस्टम जो डेवलप हुई राइट और रॉन्ग की, उसके बेस पे एथोस धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। अब आगे उन लोगों ने दिया है हमें, इंडियन एथोस हैज़ ओरिजिनेटेड सिंस द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आता गया, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होने लगी, वैसे वैसे एथोस भी आने लगे। इंडियन एथोस हैज़ ओरिजिनेटेड सिंस द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। इंडियन एथोस हैज़ इट्स रूट्स इन कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन कल्चर इज़ मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में एथोस किस पे बेस करते हैं, हमारा जो कल्चर है, जो हम धर्म हम जो फॉलो करते हैं, ठीक है, कौन कौन से, हिंदुइज़्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म एंड अदर रिलीजन्स। बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में। ये रिलीजन के बेस पे एथोस डेवलप होते गए। Now every country has its own culture and character based on the social, political and economic environment in which it operates. Now from that culture springs forth the national ethos, which prescribes a code of conduct for its citizens and creates context for business ethics and values in that society. अब यहाँ पे नेशन एज अ होल, पूरी कंट्री की बात की गई है कि कंट्री के लिए जो एथोस डेवलप हुए, तो वो एथोस, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड कैरेक्टर बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हमारी कंट्री में सोशल इन्वायरमेंट क्या है, सोशली लोग कैसे रहते हैं, कैसे फैमिलीज़ हैं, ठीक है, कैसे सोसाइटी डेवलप हुई है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेस पे एथोस डेवलप होते हैं। मतलब राइट एंड रॉन्ग के
प्रिंसिपल डेवलप होते हैं जिसे फॉलो करना होता है कंट्री के सिटीजन्स को. नाउ द इंडियन एथोस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीको-रोमन एथोस, अमेरिकन इथोस, चाइनीज़ इथोस, जापानीज़ इथोस एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे हमारी कंट्री का एथोस डिफरेंट होते हैं दूसरी कंट्री से. हर एक कंट्री के एथोस डिफरेंट होंगे. ठीक है, कोई भी मैच नहीं करेगा क्योंकि जितनी भी हम कंट्रीज़ में जाएंगे हमने देखा कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफ़र करता है एंड उसके बेस पे लोगों की बिलीफ सिस्टम भी अलग होती है, इसलिए एथोस भी अलग ही डेवलप होते हैं. तो कोई भी कंट्री के एथोस सेम नहीं होते. Now this is because every country's ethos is effective in that country only. Therefore, Indian ethos is effective in India as per ethos Indians believe. अब हमारे इंडियन एथोस है वो सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होंगे, वो कहीं और फॉलो नहीं होंगे. अब हम इंडियंस किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है यहाँ पे. सबसे फर्स्ट है अकोमोडेटिव स्पिरिट रादर देन कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट. कॉन्फ्लिक्टिंग, झगड़े नहीं करने हैं, एडजस्टमेंट करना है, बिजनेस हो या सोसाइटी हो या कहीं पे भी हम ऐसे बिलीव करते हैं. अकोमोडेटिव स्पिरिट रादर देन कॉन्फ्लिक्टिंग. बिलीफ इन सेल्फ कंट्रोल रादर देन एक्सटर्नल कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं करना है हमें. ठीक है, सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया. कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज़ रादर देन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स. जो हम हमारे राइट्स की बात करें, एक हमारे राइट्स होते हैं, हमारे हक होते हैं जो हम ले सकते हैं. दूसरी हमारी ड्यूटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है. ड्यूटीज़ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, राइट. तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम पहले ड्यूटीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी कोई भी ड्यूटी बाकी नहीं रहनी चाहिए, सारी ड्यूटी हम फुलफ़िल करेंगे, हमें राइट्स पे फोकस नहीं करना है, ऐसा हम हमारे इंडिया में बिलीव करते हैं. तो ये एक थर्ड चीज़ हो गई. उसके बाद आता है डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअलिटी रादर देन मटीरियल प्रॉस्पेरिटी. देखिए, डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है जो इंसान आध्यात्मिक मार्ग पे जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें उसने इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. मतलब हम जो धन दौलत की बात करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है. ईगो सब्लिमेशन रादर देन ईगो असर्शन. इंसान ने ज़्यादा ईगो भी, ईगोइस्टिक भी नहीं होना चाहिए. फ्लेक्सिबल ऑर्डर देन अनचेंजिंग ऑर्डर. ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑर्डर्स होने चाहिए. ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीम अचीवमेंट रादर देन ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट. खुद के बारे में ना सोच के टीम के बारे में ज़्यादा सोचना है. हारमोनियस लिविंग विथ नेचर रादर देन ऑन डोमिनेंस ओवर नेचर. ठीक है, नेचर का ख्याल रखना है, जो हमारी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ एसेट्स हमारे पास है उसका हमें ध्यान रखना है, केयर करनी है. रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली रादर देन मियरली फोकसिंग ऑन मेरिट. देखिए, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, एल्डर पीपल, उन्हें रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, ये सारी हमारी बिलीफ सिस्टम है हमारे इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं. सब्सटेंस रादर देन फॉर्म. ट्रस्ट रादर देन स्केप्टिसिज्म. कभी भी हमेशा ही ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को, खुद पे भी होना चाहिए, ठीक है, जो काम कर रहा है उसमें भी होना चाहिए. स्केप्टिसिज्म, हम कहते हैं ना, डाउट नहीं होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं या हमारे खुद पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए. तो ये सारी ही चीज़ें फॉलो होती है, ये हमारी बिलीफ सिस्टम में है हमारे इंडिया की. अब आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट. यहाँ तक तो हमने इंडियन एथोस के बारे में पढ़ा. अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें इंडियन एथोस कैसे स्टार्ट हुआ. इंडियन कल्चर हैज़ अ रिच ट्रेडिशन विच इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. देखिए, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडियन कल्चर भी स्टार्ट हो ही गया था. इंडियन एथोस इज़ ग्रेटली डिराइव फ्रॉम एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स like Vedas, Upanishads, Manusmriti,
अर्थशास्त्र, एटफोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। देखिए अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं इंडियन एथर्स इज ग्रेटली डिराइव्ड। अब ये आए कहाँ से ये लाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम बिलीव करते हैं तो कहाँ से ये चीज़ें आई, ली कहाँ से गई? स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स, जो धर्म ग्रंथ हम बोलते हैं, स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये सारे ही जो स्क्रिप्चर्स बताए गए उनमें से एथोस को लाया गया है। In fact, the Vedas are the first source of knowledge ever known। देखिए वेदास क्या है? फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एवर नोन टू मैनकाइंड। सबसे पहले हमारे जो ह्यूमन बीइंग जो बसते हैं इंडिया में, वो सबसे पहले कहाँ से नॉलेज लेते हैं? वेदास से लेते हैं। The various branches of knowledge and sciences were the first offshoots sprung from the first न्यूक्लियस ऑफ वेदास। ये वेदा जो है वही मेन सोर्स रहा है, वही सेंटर रहा है ये जो एथर्स आए हैं उसके लिए। ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा प्लेसेस एम्फसिस ऑन हॉनेस्टी, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, मॉडेस्टी, एग्रीबल स्पीच, रिलीजियस कॉन्विक्शन एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये सारी चीज़ें हमारे वेदास में बताई गई है। ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ठीक है, ऑनेस्टी, सच बोलना है, ठीक है, कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। एंड एथोस भी ये सारी चीज़ें फॉलो करके ही आए हुए हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग आर एनरिच्ड इन ऑल द रिलीजन्स, Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism and so on. For instance, गौतम बुद्धा states eightfold path of good living। अब गौतम बुद्धा ने क्या बताया है eightfold path में, वो हम देखते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग और व्यूज़, उन्होंने क्या बताया? राइट अंडरस्टैंडिंग रखनी है। कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, उसमें क्या होगा? अलग अलग लोगों के व्यूज़ अलग अलग होंगे, ठीक है। हम जैसा सोचते हैं सामने वाला पर्सन वैसे नहीं सोचेगा, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? राइट होनी चाहिए, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है राइट रिजॉल्व। रिजॉल्व करते हैं हम किसे? कोई भी प्रॉब्लम हो उसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका सल्यूशन लाने की ट्राई करते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। उसमें कोई भी रॉन्ग चीज़ें फॉलो नहीं होनी चाहिए। मान लो हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की लेकिन किसी पर्सन के साथ हमने पार्शियलिटी कर दी, तो वैसे नहीं होना चाहिए। राइट रिजॉल्व। राइट स्पीच, जो भी हम कह रहे हैं सच होना चाहिए, बराबर हमने बोलना चाहिए, राइट स्पीच। राइट कंडक्ट, जो एक्शन हम ले रहे हैं वो राइट होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं लाइवलीहुड वो भी सही तरीके से जीनी चाहिए, राइट। राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन राइट होना चाहिए। राइट एफर्ट, हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो राइट होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, मतलब हमने अलर्टनेस रखनी है, माइंडफुलनेस रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई थी गौतम बुद्ध ने। अब आगे बढ़ते हैं। The ideals and thoughts of Indian ethos in management, which are originated from our ancient scriptures, are as follows। चलिए अब क्या क्या थॉट्स आए हमारे, ये जो हम स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं वेदास है, उपनिषद से, तो उसमें से क्या क्या थॉट्स आए वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बताया है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताया चा। अब इसका मतलब क्या? It means for one's own salvation and for the good of the world। खुद का भी अच्छा एंड दूसरा का भी अच्छा होना चाहिए। Therefore, managing people is an opportunity for going good to the world and also gaining spirituality and material things in our life। जब भी लोगों को मैनेज किया जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट बिजनेस में भी होता ही है, बिजनेस का ही हम देखेंगे। देयरफॉर मैनेजिंग पीपल इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो ये एक क्या है? अपॉर्चुनिटी है मैनेजर के लिए। कैसी अपॉर्चुनिटी है कि वो उनका भी अच्छा करे एंड साथ में खुद का भी अच्छा वो कर सकता है अगर वो अच्छे से मैनेज करता है तो। उसके बाद है अर्चित दाना मनाभ्यम।
वर्शिप पीपल नॉट ओनली विथ मटीरियल थिंग्स बट ऑल्सो बाय शोइंग रिस्पेक्ट। लोगों का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ मटीरियल थिंग्स दे के नहीं। मटीरियल थिंग्स मतलब जैसे हम एम्प्लॉय की बात करें, हम उसे सैलरी अच्छी दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी दे रहे हैं, हम उसे इंसेंटिव्स अच्छे दे रहे हैं, लेकिन हम अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, हम उसके सजेशंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय फिर नाराज़ हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने इस थॉट में बताया है, वर्शिप पीपल नॉट ओनली विथ मटीरियल थिंग्स बट ऑल्सो शोइंग रिस्पेक्ट। नाउ थर्ड वन इज आत्मना विंद्यते वीर्यम। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन फॉर एक्सीलेंस इन वर्क कम्स फ्रॉम विद इन थ्रू प्रेयर, स्पिरिचुअल रीडिंग एंड अनसेल्फिश वर्क। अगर हम प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते रहते हैं, अनसेल्फिश वर्क, खुद के बारे में नहीं सोचते, सेल्फलेस होके हम अच्छे से काम करते हैं, तो स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन आता है हमारे काम में। उसके बाद फोर्थ बताया गया है योगा कर्मशु कौशलम समत्वम योगा उच्यते। ही हु वर्क्स विथ काम एंड बैलेंस माइंड अचीव्स द मोस्ट। देखिए, जिसका जो पर्सन शांत दिमाग से काम करता है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को एकदम शांत दिमाग से मैनेज कर रहा है, वो उनसे अच्छे से अच्छा काम करवा के ले सकता है। ठीक है, तो इंसान को कैसे शांत और बैलेंस माइंड से काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज यादिशी भावना यस्या सिद्धि भवति तदृशी। एज वी थिंक सो वी सक्सीड, सो वी बिकम, अटेंशन टू मीन्स इंश्योर्स द एंड। इसका मतलब क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनेंगे। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें हमारी सोच या हमारी थिंकिंग को भी वैसे ही रखना पड़ेगा ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। नाउ उसके बाद आता है परस्परम भवयानाता श्रेयः परम भवपश्यथा। इसका मतलब है बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन, respect and fellow feeling, all of us enjoy the highest good, both material and spiritual। देखिए कैसे काम करना है, कोऑपरेशन रख के काम करना है, रिस्पेक्ट देनी है एक दूसरे को। जब मैनेजर काम करता है बिजनेस में, ठीक है, तो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका सुपीरियर भी है, उसके साथ सेम लेवल पे दूसरे मैनेजर भी हो सकते हैं, तो उसने क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको, एम्प्लॉयज़ को भी देनी चाहिए, सुपीरियर को भी देनी चाहिए, एंड उसके साथ जो काम कर रहे हैं उन मैनेजर को भी देनी चाहिए। तो ये चीज़ बताई है इस थॉट में। उसके बाद है तेषम सुखम तेषम शांति शाश्वती। Infinite happiness and infinite peace come to them who see the divine in all beings। अगर हम दूसरे इंसानों में अच्छा देखेंगे तो ही हम भी खुश रह सकते हैं, ऐसा इस थॉट में बताया गया है। नेक्स्ट इज परस्पर देवो भव, रिगार्ड द अदर पर्सन एज अ डिवाइन बीइंग। ऑल ऑफ अस हैव द सेम कॉन्शियसनेस दो वी में अपीयर टू बी डिफरेंट। हम भले ही सारे ही लोग दिखते अलग हो, लेकिन सबके अंदर क्या है, डिवाइन बीइंग है, सब इंसान के ही बंदे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे 8 ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद 9 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने इंडियन एथोस के बारे में पढ़ा कि एथोस कैसे कैसे डेवलप हुए और कहाँ से लाए गया इसे। ठीक है, स्क्रिप्चर्स जो है हमारे इंडियन, उसके ऊपर से ये एथोस को धीरे धीरे लाया गया। जैसे ही सिविलाइजेशन आता गया वैसे एथोस भी डेवलप होते गए। ठीक है, चलिए ये हमने देखा 8 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे 9 क्वेश्चन की तरफ, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई कमेंट हो तो बता सकते हैं स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।